दोस्तों, होटल की मैनेजर जिस बुजुर्ग को भिखारी समझकर सबके सामने नीचा दिखा रही थी, असल में वो इतना बड़ा आदमी निकला कि होटल वालों के होश उड़ गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह के 9:30 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने हुए होटल की ओर बढ़ रहे थे। नाम था श्याम नारायण। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड रमेश यादव के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। रमेश ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहां कहां आ गए? क्या काम है आपका यहां? श्याम नारायण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। रमेश ने फिर श्याम नारायण से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट कविता मिश्रा ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें श्याम नारायण पर डालीं, सिर से पांव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। कविता ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। श्याम नारायण ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। कविता ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। श्याम नारायण ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़ गए। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाने आया है कोई। और कोई बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहां का एक गिलास पानी भी खरीद सके। श्याम नारायण ने यह सब सुना, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। मां बच्चे से बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच कविता मिश्रा फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर विवेक मल्होत्रा क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठाना भी रिस्क है। होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। श्याम नारायण यह सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द ना कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। करीब 1.5 घंटा तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्याम नारायण ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। कविता मिश्रा ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर विवेक मल्होत्रा को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते। विवेक ने दूर से श्याम नारायण को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी समय नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। कविता मिश्रा ने वही आदेश दोहराया और श्याम नारायण को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। श्याम नारायण ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में श्याम नारायण अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट कविता मिश्रा दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैनेजर साहब अभी भी व्यस्त हैं।
श्याम नारायण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का मैनेजर विवेक मल्होत्रा अपने केबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। फोन रखते ही रिसेप्शन से कविता का दोबारा कॉल आया। कविता ने कहा, सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। विवेक ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था रवि शर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। उसने श्याम नारायण को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रवि की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? श्याम नारायण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वह व्यस्त हैं। रवि का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। श्याम नारायण ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। रवि तेज कदमों से मैनेजर विवेक मल्होत्रा के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। विवेक ने इशारे से पूछा, क्या बात है? रवि ने आदर से कहा, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। विवेक ने भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, रवि, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो। वह कोई गेस्ट नहीं है, शायद किसी गलत पत्ते पर आ गया है। रवि ने धीरे से कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। विवेक हंस पड़ा। अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है, और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? रवि चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? विवेक ने सख्त आवाज में कहा, रवि, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। रवि ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने श्याम नारायण की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। रवि उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। श्याम नारायण ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। रवि की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लॉबी में फैले तानों और ठहाकों, श्याम नारायण की खामोशी और रवि की बेचैनी ने मिलकर एक अजीब तस्वीर बना दी थी। करीब 1.5 घंटा बीत चुका था। श्याम नारायण अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कीं और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने दोपहर के 2-3 बजाए। श्याम नारायण अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो देखो, बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी कविता मिश्रा ने उन्हें आते देखा। वह झुंझलाकर बोली, बाबा, आपको कहाँ था ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर साहब अभी व्यस्त हैं। श्याम नारायण ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर श्याम नारायण सीधा मैनेजर विवेक मल्होत्रा के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही श्याम नारायण ने केबिन का दरवाजा खोला, विवेक अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? श्याम नारायण ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। विवेक ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। वह बोला, बाबा,
जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये होटल आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। श्याम नारायण ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विवेक कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूं। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूं कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लॉबी में बैठे कुछ गेस्ट भी हंसने लगे। श्याम नारायण ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे गेस्ट फुसफुसाए, वाह, मैनेजर ने सही किया। ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। श्याम नारायण होटल से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन विवेक अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर गर्व और तिरस्कार का मिला जुला भाव था। इसी बीच बेल बॉय रवि शर्मा उस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्वर कंप्यूटर की ओर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉग इन किया और फाइलें खोलना शुरू किया। लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने रवि को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, श्याम नारायण इस होटल के 70% शेयर होल्डर हैं, संस्थापक सदस्य। रवि शर्मा की सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली। कागज हाथ में लिए वह भागता हुआ मैनेजर विवेक मल्होत्रा के केबिन में पहुंचा। अंदर विवेक अब भी किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। रवि ने धीरे से कहा, सर, ये रिपोर्ट देखिए। ये वही बुजुर्ग हैं जो यहां आए थे। ये हमारे होटल के असली मालिक हैं। विवेक ने फोन रखते हुए रवि की तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। रवि, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है। ये सब फालतू बातें हैं। रवि ने फिर कोशिश की, लेकिन सर, ये रिपोर्ट साफ बताती है कि श्याम नारायण हमारे होटल के मालिक हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो। विवेक ने बीच में ही बात काट दी। उसने रिपोर्ट को अपनी तरफ सरकाकर देखा, फिर बिना पढ़े ही उसे वापस रवि की ओर धकेल दिया। उसकी आवाज में अहंकार पहले से भी ज्यादा था। वह बोला, मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने कहा है ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। रवि हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर वापस निकल गया। लॉबी में आते ही उसे श्याम नारायण की याद आई। उनकी आंखों की गहराई, उनका धैर्य। उसे लगा, यह मामला अब सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, ये इंसानियत की परीक्षा है। धीरे धीरे शाम होने लगी। गेस्ट अपने अपने कमरों में चले गए। स्टाफ अपने काम में लग गया, लेकिन रवि के दिल में हलचल बढ़ती गई। उसे यकीन था, कल का दिन इस होटल की तस्वीर बदल देगा। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। होटल के हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, कल जो बाबा आए थे, शायद उनके बारे में कोई बड़ी बात है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सुना है वो होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। ये खबर अब पूरे होटल में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में वो बुजुर्ग इस आलीशान होटल के मालिक हो सकते हैं? 30 बजते ही लॉबी का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग श्याम नारायण अंदर आए, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था। सभी की नजरें उसी दिशा में टिक गईं। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर, सब सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स होटल में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रहे थे। श्याम नारायण ने सीधे हाथ से इशारा किया,
मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, बल्कि एक आदेश की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में विवेक खन्ना बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। वह आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए। श्याम नारायण ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, विवेक खन्ना, मैंने कल ही कहा था, तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वह दिन आ गया है। विवेक सकपका गया। उसने हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन तभी श्याम नारायण के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला। उसमें से एक मोटी फाइल निकाली और सबके सामने टेबल पर रख दी। उसने जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं इस होटल के 70% शेयर श्याम नारायण के नाम पर हैं। असल मालिक यही हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध रह गया। राधा देवी के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, ये तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। श्याम नारायण ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। उनकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी। विवेक खन्ना, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब अर्जुन इस पद को संभालेगा। विवेक गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? ये होटल मैं सालों से चला रहा हूं। श्याम नारायण गरजते हुए बोले, ये होटल मैंने बनाया है। इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं, पर दंड स्वरूप तुम्हें फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुमने दूसरों से करवाया है। श्याम नारायण ने अर्जुन को पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर बोला, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। श्याम नारायण मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट राधा देवी की ओर देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि राधा कांप गई। श्याम नारायण बोले, राधा, तुम्हारी ये गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। राधा देवी ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। श्याम नारायण ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहां इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा, वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने जोरदार तालियां बजाई। हर कोई श्याम नारायण को सम्मान की नजरों से देख रहा था। जो कल तक उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके आगे झुक गए। श्याम नारायण ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। इतना कहकर श्याम नारायण अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और गेस्ट्स देर तक उनकी ओर देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने, न कि उनके कपड़ों से। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आता। लोग कहते, श्याम नारायण ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव भी रखी।